आज हमने बात करनी है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पे। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान महमूद खोखर साहब। ARI एक टर्म यूज़ होती है मेडिकल में, तो बेस उसको थोड़ा सा आप बताइएगा। ARI असल में एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो निमोनिया को थोड़ा सा बताएं कि बेसिकली निमोनिया ये है क्या? तो निमोनिया जो है ना, ये इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है लंग पैरेन्काइमा की। पता कैसे चलेगा कि निमोनिया है? कैसे डायग्नोज करते हैं? सबसे पहले सांस की रफ्तार देख लें, स्पीड देख लें। दूसरे नंबर पे जो है ना, ये देख लें कि बच्चे की सांस में चेस्ट देख लें कि कहीं छाती जो है ना वो सांस लेते वक्त अंदर तो नहीं जा रही। तीसरे नंबर पे ये कि वो आपके बच्चे का कोई अंदर से आवाज तो नहीं आ रही, जिसको हम स्ट्राइडर भी कहते हैं, खरल खरल की आवाजें आती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। और दांत के दर्द के बारे में हमने बात करनी। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई मेरे शो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आए डॉक्टर साहब से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिकल टॉक की नई एपिसोड में एक नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ हाजिर है आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुलसलाम राना। आज हमारा टॉपिक बच्चों से रिलेटेड है। बच्चे बड़े हसास होते हैं और नो डाउट के पेरेंट्स भी जो है ना बड़े कंसर्न होते हैं उनके अपने बच्चों के बारे में। तो उनको थोड़ा सा भी आजकल जो सीज़न चल रहा है, इन्फेक्शंस चलते रहते हैं गले के, फेफड़ों के, सांस की नाली के। तो उस हवाले से आज हमने बात करनी है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पे। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा एक लंबा उनका करियर है और मुख्तलिफ़ जगहों पे काम किया हुआ है, जिसमें लाहौर जनरल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल सियालकोट और इसके अलावा मुख्तलिफ़ BHUs के वो इंचार्ज भी रहे। और सबसे बड़ी बात, वो सुंदस फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर्स में से हैं सियालकोट में, और सियालकोट में सुंदस फाउंडेशन के पहले डॉक्टर थे। तो आजकल मौसूफ़ जो हैं वो मुंसलिक हैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल से और वहाँ पे पीड्स डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान महमूद खोखर साहब। सर, सबसे पहले मैं आपको अपने शो में वेलकम कहता हूँ। थैंक यू जी। तो हम बाकायदा अपने सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं जी ज़रूर, ताकि हम मैक्सिमम आपसे इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ले सकें और पेरेंट्स को और जो वालिदैन जो हमारा प्रोग्राम इस टाइम देख रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना चीज़ों का अपने बच्चों के बारे में पता चल सके कि वो किस तरह इनको घर में मैनेज कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि ARI एक टर्म यूज़ होती है मेडिकल में, तो बेस उसको थोड़ा सा आप बताइएगा ताकि आम लोगों को हमारा मैसेज पहुँच जाए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया ताकि मुख्तलिफ कोई इन्फॉर्मेशन जो है ना वालिदैन तक पहुँच सके। बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है ना वो चीज़ें होती हैं जो कि वालिदैन को पता नहीं होती। जी बिल्कुल। तो ARI असल में एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो कि सांस की, हम आम लफ्ज़ों में इसको सांस की नाली की इन्फेक्शन कह सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसमें आती है। ठीक है सर। तो ये कितनी ख़तरनाक है? इट्स लाइक वेरी सीरियस के माँ बाप को इससे परेशान हो जाना चाहिए, या और किस नौइयत का ये इन्फेक्शन हो कि माँ बाप को हॉस्पिटल अपने बच्चे को लेके जाएं या एमरजेंसी लेके जाएं? कोई इस तरह की चीज़ें वो ज़रा शेयर करिएगा। जी, वालिदैन को जो है ना कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमने अपने बच्चे को, हमारा बच्चा कितना बीमार है और उसको कब हमने हॉस्पिटल लेके जाना है। जो अमूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ना जी, वो खुद ब खुद ही जो है ना वो सेटल हो जाती हैं, क्योंकि ये अक्सर वायरल होता है जी। तो वायरल अमूमन 5 से 7 दिन में ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। सिम्टोमेटिक हमने ट्रीटमेंट करनी होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, पाकिस्तान में ARI
जो इन है ना एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सांस की जो इन्फेक्शन है, जी पूरे पाकिस्तान में एक साल में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 2.5 लाख बच्चा एक साल में सिर्फ एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से उस एक्सपायर हो जाता है। 2.5 लाख बच्चा एक साल में ये एक्सपायर हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। ARI में चंद एक डेंजर साइन है जी, जो कि हर वालिदैन को पता होना चाहिए, हर एक माँ को बाप को पता होना चाहिए कि अगर ये वाले जो साइन हैं ये हमारे बच्चे में आ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा बच्चा खतरनाक कंडीशन में है और उसको हमें लाजमी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा जी। उन डेंजर साइन में सबसे जो पहला साइन है वो ये कि आपका बच्चा क्या या दूध पी रहा है, ठीक है, खुराक ले रहा है या नहीं। अगर वो नहीं ले रहा तो ये डेंजर साइन है। ठीक है, दूसरा डेंजर साइन है कि बच्चा जो कुछ खा रहा है क्या वॉमिट आउट तो नहीं कर रहा। ओके। अगर वो जो खा रहा है वो वॉमिट कर देता है तो ये भी डेंजर साइन है। इन केसेस में जो है ना आपको मतलब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या हाँ जी। इमरजेंसी कंडीशंस हैं? हाँ जी। और तीसरा डेंजर साइन जो है ना, तीसरा डेंजर साइन है ये है कि क्या आपके बच्चे के कुछ ट्रेमर्स दौरे तो नहीं पड़ रहे। ओके। अगर ये इन तीनों साइनों में कोई भी एक साइन है तो आपको लाजमी अपना बच्चा लेके तो हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अगला जो डेंजर साइन है वो वेरी सीवियर डिजीज का नहीं है, यानी कि ज़्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन वो भी नमोनिया का साइन है। नमोनिया का साइन है। अगर आपका बच्चा खाने पीने में मुश्किल हो रही है उसको, अगर उसकी छाती अंदर जा रही है, ठीक है, उसकी छाती अंदर जा रही है, सांस लेते वक्त छाती अंदर जा रही है, उसका नाक जो है ना वो नेजल फ्लेयरिंग हम इसे कहते हैं, तो ऐसे वो मूव कर रहा है। ठीक है। और वही कि अगर उसे दौरे पड़ रहे हैं या उसका सांस अब एक हद से रूटीन से ज्यादा तेज हो गया, ठीक है, या एक साइन और है जो लास्ट साइन कि अगर उसकी छाती में से सीटियों की आवाजें आ रही हैं, मतलब हम विस्लिंग साउंड्स कहते हैं, वीजिंग कहते हैं हम डॉक्टरी जुबान में, लेकिन विस्लिंग साउंड्स कह सकते हैं या पंजाब या उर्दू में कह सकते हैं कि सीटियों की आवाजें आ रही हैं, जो आमतौर पे डॉक्टर्स अस्थमा के पेशेंट्स के बारे में कह रहे होते हैं। हाँ, अस्थमा के पेशेंट्स में भी आती है, तो वो रोनकाई भी है एक, और एक वीजिंग है। वीज हमें दूर से सुनाई देती है, जो रोनकाई है वो डॉक्टर ही सुनता है। ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये खतरनाक, ये ऐसे साइन है जब माँ बाप ने बच्चे को लाजमी लेके डॉक्टर के पास जाना है। ठीक हो गया जी। तो निमोनिया को थोड़ा सा बताएं कि बेसिकली निमोनिया हम अक्सर सुनते रहते हैं, ये है क्या? निमोनिया किस चीज़ का इन्फेक्शन है? ARI में हम कह सकते हैं कि सबसे जो कॉमन 5 साल से जो कम है ना, या 10 साल से कम कह सकते हैं, सबसे कॉमन जो है ना वो निमोनिया ही है। ठीक है। तो ज़्यादातर जो अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में ज़्यादातर एक्सपायरीज होती हैं, जो बच्चे लेस देन 5 ईयर जो मैंने पहले बताया है, तो वो एक्सपायर जो होते हैं वो ड्यू टू निमोनिया ही ज़्यादा एक्सपायरीज है। तो निमोनिया जो है ना ये इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है लंग पैरेन्काइमा की, जिसमें जो है ना हमारी सांस की नालियाँ आती हैं, ब्रोंक्योल हैं, नीचे आप चले जाएं तो वो एल्वेलाई होती हैं, एल्वेलाई जहाँ जिसके थ्रू सांस जाती है ना जी। ये वो एल्वेलाई उसे कहते हैं। गैस एक्सचेंज होता है, गैस जो एक्सचेंज होती है ना, मैं असल में समझाना चाह रहा हूँ कि वालिदैन को पता चल जाए। बिल्कुल। तो एल्वेलाई वो ऐसे वो गुब्बारा नमा होते हैं, तो उनके अंदर से गैसेस जो है ना वो एक्सचेंज होती हैं, ये उनकी इन्फेक्शन है, और उनके दरमियान में जो जगह होती हैं ये सारी उनकी इन्फेक्शन है। ठीक है। इसके भी सेम साइन सिम्टम्स हैं, सेम ही जो है ना इसकी अलामात आती हैं जो पहले आपने एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बताई हैं? हाँ, आती तो
तकरीबन सेम ही हैं, लेकिन कुछ इसमें जो है ना वो चीज़ें कुछ मुख्तलिफ हैं। तो इनमें जो इसकी वजूहात हैं वो मुख्तलिफ हैं। ठीक है। नमूनिया का ट्रीटमेंट प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरी इन्फेक्शन से, क्योंकि ये नमूनिया डिपेंड करता है किस एज में हो रहा है जी। अनफॉर्चुनेटली ये पहले 2 महीने में अगर हो रहा है तो वहां पर इसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो और हैं। अच्छा। जो 2 महीने से लेके 1 साल तक है वो जरासीम जो आ रहे हैं वो और हैं, वहां पे डिफरेंट है। ठीक है। उसके बाद जो आ रहे हैं वो डिफरेंट है। ठीक हो तो गया। इसलिए जो है ना ये जो फर्स्ट 2 मंथ में आते हैं ना, उसमें एक इकोलाई जरासीम होता है, वो आता है ज्यादातर, उसकी वजह से नमोनिया होता है। ठीक है। तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ना होता है पहले 2 मंथ में ना, ठीक है। जो आता है ना ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई आता है, फिर उसके बाद जाके निमोकोकस और एच इन्फ्लुएंजा आता है। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पहले 2 महीने में आते हैं, जिनकी वजह से नमूनिया होता हाँ, है। जिनकी वजह से निमोनिया होता है। लेकिन जब 2 महीने से लेके 1 साल तक बच्चा 2 महीने से ऊपर जाता है तो इकोलाई नीचे चला जाता है, उसकी जगह पर स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है और एच इन्फ्लुएंजा उसके बाद आता है, और वो यानी वो जगह चेंज कर लेते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन उसमें ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है। ठीक है। तो उसके बाद एच इन्फ्लुएंजा आता है। 1 साल के बाद जो है ना मोस्ट कॉमन एच इन्फ्लुएंजा होता है और निमोकोकस होता है। तो इसलिए हमें ये देखना होता है कि जो बच्चा है जो निमोनिया के साथ आपके पास आया है वो किस एज ग्रुप का है। ठीक है। मतलब क्योंकि हमने उसी हिसाब से जो है ना आगे उसकी ट्रीटमेंट भी करनी है ना। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट, अगर वो न्यू नेट है, पहले फर्स्ट 2 मंथ में आ रहा है और आप उसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो तो उस हिसाब से करें कि वैच इन्फ्लुएंजा के हिसाब से या वैसे, तो वो जो है ना वो उसको रिस्पॉन्ड ही बड़ी मुश्किल करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मौके को गनीमत जानते हुए मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहता हूँ। एक मिथ है कि वो आप बताएंगे मिथ है या हकीकत है कि ये जो सर्दियों की वजह से पानी में नहाने की वजह से, ठंडे पानी में नहाने की वजह से कहते हैं नमोनिया हो जाता है, ये पुराने बुजुर्ग जो ना कहते होते थे, तो क्या वाकई हकीकत है? ये आपने बहुत अच्छी बात की है। ये मैं बल्कि ये बात करना भी चाह रहा था। नहाने की वजह से देखें कुछ भी नहीं होता। बच्चे को नहलाते हैं तो वो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमारे जो गाँव में जो है ना वो जो नहलाने के तरीकाकार है ना वो गलत है। या अक्सर जो है ना वो हमारे घरों में क्या होता है कि जी ये धूप निकलेगी ना तो धूप में नहलाना है। अच्छा। तो वो नहलाते वक्त हवा लग जाएगी, जाहिर है नहलाते वक्त हवा लग जाएगी और बच्चा बीमार हो जाएगा। ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर आप रोजाना भी नहलाना चाहते हैं बच्चे को, नहला लें। नो, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके कोई किसी एज में भी आप रोजाना नहलाना चाहते हैं, नहला लें। अच्छा ठीक है। लेकिन उसका ये है कि आप नहलाएं उसको रात को सुलाने से पहले, रात को सुलाने से पहले। और जैसे रूम जो है ना वो थोड़ा सा आपका रूम जो है ना वो गर्म होना चाहिए, उसको टेम्परेचर जो है ना उसका जो है ना वो ठीक कर लें। अच्छा, थोड़ा सा इसको भी एलैबोरेट कर दें, टेम्परेचर कितना रखें सर्दियों में? 25-26। ठीक है। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर इतना रखें। अगर जो है ना वो रात को उसको नहलाएं, टेम्परेचर उसका रूम का ठीक हो, खिड़कियां और दरवाजे बंद हो, वहां पर ही जो है ना नहला के बच्चे को खुश्क करके कपड़े पहना के वहीं सुला दे। कभी ठंड नहीं लगेगी, कभी नमोनिया नहीं होगा। इंफॉर्मेटिव जो है ना आपने एक बात बताई। तो यही सारा जो है ना, अगर आप ज्यादा नहलाएंगे तो जाहिर बात है बच्चा साफ रहेगा, जरासीम भी इतने नहीं होंगे जी, तो बच्चा बीमार भी कम होगा। बिल्कुल सही। लेकिन वो नहलाती नहीं है कोई भी। और हाँ, एक और चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, हमारे यहाँ ना बच्चे को इतने कपड़े पहना दिए जाते हैं, इतना उसको जो है ना वो
लोड कर दिया जाता है। लोड कर दिया जाता है, इतने कपड़े पहनाए जाते हैं कि बच्चा जो है ना अंदर से पसीने से भीगा होता है। पसीना नहीं आना चाहिए बच्चे को, पसीना आएगा जिस्म ठंडा हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर उसका वो लो हो जाएगा, उसको जो है ना बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मैं हमेशा जो है ना मुझसे जब माएँ क्वेश्चन करती हैं कि डॉक्टर साहब हम कितने कपड़े पहनाएं, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि माँ जितने माँ ने कपड़े पहने हैं उससे एक कपड़ा ज़्यादा बच्चे को पहना दे, ठीक है, वो कंफर्टेबल रहेगा। ज़बरदस्त बात की आपने, हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब नमूनिया से बचाव के लिए या ARI से अगर हम बात करें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हैं उनसे बचाव हम कैसे कर सकते हैं? जो आपने बताया कि टेम्परेचर हम बैलेंस कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ बताना चाहेंगे? उसमें यह है कि जो अगर घर में फ़र्ज़ करो अगर कोई किसी को इन्फेक्शन हुई है, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है असल में, ठीक है, जो कि सांस के ज़रिए फैलती है। तो अक्सर जो है ना हमारे घरों में माँओं को कसूरवार ठहराया जाता है कि माँ की वजह से हुआ, बच्चे को माँ की वजह से हुआ, माँ की वजह से हुआ, लेकिन माँ की वजह से नहीं। अगर ARI बाप को हुआ है, बाप उसके पास आया, उसकी सांस से वो बच्चा बीमार हो सकता है। अगर दादी को हुआ है या किसी को भी हुआ है तो वो इसके पास बच्चे के पास ना आए, या अगर आए भी तो वो मास्क यूज़ कर लें ताकि बच्चे को ये इन्फेक्शन ना जाए। कुछ ना कुछ बचाव मुमकिन। अगला ये है कि बच्चे को की सफाई का खास ख्याल रखें, ठीक है। होम रेमेडीज जो है ना वो इस्तेमाल करें, ग्रीन टी विद हनी वो यूज़ कर सकते हैं आप। जो है ना सूप वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, कोई इस तरह का कोई चिकन कॉर्न सूप बना के दे सकते हैं आप। हनी वाटर दे सकते हैं, ज़बरदस्त, हनी वाटर दे सकते हैं। और जो है ना जितना हो सके अगर बच्चा 2 साल से कम है तो उसको मदर फीड ही कराएं, दूसरा फीड उसको ना कराएं, ठीक है। और साथ साथ उसकी जो है ना वो डाइट जो वीनिंग हम इसे बोलते हैं जी, कि जो फीड के अलावा जो दूसरी ठोस ग़िज़ा देनी है वो आपने 6 मंथ से शुरू करनी है, वो प्रॉपर तरीके से उसको देते रहे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो जो फीड है वो कम होती जाती है, दूसरी ठोस ग़िज़ा ज़्यादा होती जाती है। लेकिन हमारे घरों में 2-2 साल तक सिर्फ फीड ही कराई जाती है। तो ये माएँ जो हैं ख़ास तौर पे ये बातें डॉक्टर साहब की नोट करें, बड़ी कीमती बातें हैं, और अपने बच्चों को जो है ना इन चीज़ों से, इन्फेक्शन से, नमूनिया से, इनसे महफूज रखें। डॉक्टर साहब, हम सवालात का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि बच्चे को नमूनिया हो तो आपने ये प्रिकॉशंस लेने हैं, तो पता कैसे चलेगा कि नमूनिया है? या जब हॉस्पिटल में लेके जाते हैं कौन सी ऐसी साइन सिम्टम्स आप लोग देखते हैं, या कौन से ऐसे टेस्ट हैं, या कैसे डायग्नोज करते हैं और ये बताते हैं कि इस बच्चे को नमूनिया है? जी, ये है जो है ना इनमें से कुछ चीज़ें जो है ना वालिदैन को भी पता होनी चाहिए कि जब कोई भी बच्चा है अगर वो 2 महीने से कम है जी, सबसे पहले सांस की रफ्तार देख लें, स्पीड देख लें, सांस बच्चा कितनी तेज़ी से ले रहा है, उसको देखने के लिए बड़ा आसान तरीका है, ठीक है, कि चेस्ट जो है ना वो कितनी दफ़ा मूव कर रही है। एक दफ़ा ऐसे मूव करेगी ऊपर और एक दफ़ा नीचे, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये इसको एक दफ़ा उस बच्चे ने सांस लिया। तो जब हम आप करेंगे ना 1 मिनट में, जब 2 मंथ से कम है बच्चा, तो बच्चा 1 मिनट में बच्चे का सांस 60 से नीचे होना चाहिए, ठीक है, बच्चे का सांस 60 से नीचे होना चाहिए। अगर बच्चा 2 मंथ से 1 ईयर तक है, 2 महीने से 1 साल तक, तो बच्चे का सांस 50 से नीचे होना चाहिए, ठीक है, 50 से नीचे होना चाहिए। 1 महीने से 1 साल तक, 2 महीने से 1 साल तक। 1 साल के बाद बच्चे का सांस 40 से नीचे होना चाहिए। अगर बच्चे का सांस 2 मंथ तक 60 से ऊपर है तो इसका मतलब है आपके बच्चे को कोई मसला है जी, ठीक है। नंबर पे जो है ना, सॉरी, ये देख लें कि
बच्चे की सांस में चस्ट देख लें कि कहीं छाती जो है ना वो सांस लेते वक्त अंदर तो नहीं जा रही, इसका मतलब है आपके बच्चे का सांस मुश्किल है, मुश्किल से जोर लगा के सांस ले रहा है, इसलिए ये मसल्स ज़्यादा काम कर रहे हैं और वो अंदर जा रहे हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे ये कि वो आपके बच्चे का कोई अंदर से आवाज़ तो नहीं आ रही, इसको हम स्ट्राइडर भी कहते हैं, खरल खरल की आवाज़ें आती हैं, तो वो आवाज़ तो नहीं आ रही कोई भी। अगर ये सारी चीज़ें हैं, या आपका बच्चा जो है ना वो ढीला हो गया, दूध पीना छोड़ गया, तो आप उसको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं। कोई ना कोई इशू है तो वो डॉक्टर का काम है कि वो सबसे पहले तो आपसे ये हिस्ट्री वगैरह लेगा, तो उसने भी सांस का ही स्पीड देखनी है और वो सुनेगा कि चेस्ट में कोई मसला तो नहीं है। इसमें बच्चा जो है ना डॉक्टर को चाहिए कि वो उसकी सैचुरेशन चेक करे, ठीक है, उसको देखे अंदर को विस्लिंग साउंड्स वगैरह, कोई क्रैप्स होते हैं जो है ना वो तो नहीं आ रहे, नमोनिया के साइंस हैं, विस्लिंग वीज होती है, क्रैप्स होते हैं, क्या ये चीज़ें तो नहीं कोई भी आ रही। अगर वो आ रहे हैं तो कुछ जो है ना वो टेस्ट हो सकते हैं, सीबीसी जो है ना वो कराई जा सकती है। अगर उसमें ये बैक्टीरियल नमोनिया है तो उसमें जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये हो सकता है ये बड़े हों, या ESR होती है ये बड़े ज़्यादा हो, या एक्सरे चेस्ट में जो है ना हमें कोई कंसोलिडेशन मिल जाए, कोई कंसोलिडेशन जो है ना इन्फेक्शन है अगर, जैसे मैं वालिदैन के लिए बता रहा हूँ कि कंसोलिडेशन तो हमारी डॉक्टरी ज़बान में है, यानी कि वो जैसे आपको पता चल जाएगा नमोनिया, हमें एक्सरे में पता चल जाता है कि वो नमोनिया है, और अगर है तो वो कितना का बड़ा है और वो कौन सा नमोनिया है, किस साइड का है, तो वो हम उसके हिसाब से फिर आगे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट में ये है कि अगर बच्चे की सैचुरेशन ठीक है, बच्चा खा पी ठीक रहा है, ओरल इंटेक ठीक है, कोई वॉमिट नहीं कर रहा, तो उसको जो है ना वो ओरल एंटीबायोटिक दे के ही हम अमूमन घर भेज देते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो जो है ना बच्चे का ओरल इंटेक ठीक नहीं है, बच्चा वॉमिट आउट कर रहा है सारा कुछ, या उसकी सैचुरेशन कम है, सैचुरेशन कम हो रही है, बच्चा नीला हो रहा है, तो फिर उसे हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। इमरजेंसी सिचुएशन जी, इमरजेंसी सिचुएशन, फिर हमें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें हम जो है ना वो कोई इनहेल भी नेबुलाइजेशन के ज़रिए कोई इनहेलेशन भी दे सकते हैं। ठीक है। फिर IV एंटीबायोटिक, कोई IV फ्लूइड दे सकते हैं ताकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है बच्चे की वो भी पूरी होती रहे, और जो एंटीबायोटिक हैं वो भी उसकी जो है ना वो। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, अगर बच्चे को ये सारी अलामात जो आपने बताई हैं वो हैं और आपने उसको डायग्नोज किया, उसको नमूनिया नहीं है, और कौन सी पॉसिबल कॉजेज़ हो सकती हैं, या कौन सी पॉसिबल जो है ना बीमारियां उसको फेफड़ों की हो सकती हैं अगर उसको नमूनिया नहीं है? तो अगर उसको नमोनिया नहीं है तो उसके अलावा उसको ब्रोंकोलाइटिस हो सकता है। ठीक है। ब्रोंकोलाइटिस हो सकता है, जैसे RSV, उसका जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, रेस्पिरेटरी सिंस्टिशियल वायरस जी, वो ये वायरल है, तो उसकी वजह से भी हमें ये वीज़ वगैरह सारा कुछ आ सकता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में फेरेंजाइटिस, फेरेंक्स के जो है ना वो इन्फेक्शन हो सकती है। मैं आपका कीमती ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, RSV के बारे में थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं कि RSV कितने दिनों में ठीक हो जाता है? अमूमन जो है ना वो आजकल ये बच्चों को ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं कि RSV की वजह से जो है ना, हाँ, उसको आजकल जो है ना, आजकल जो मैंने देखा अपने क्लिनिक पर भी, नमोनिया भी बहुत ज़्यादा इस ईयर में ना नमोनिया के भी पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन RSV के बहुत ज़्यादा हैं, ब्रोंकोलाइटिस के साथ बहुत ज़्यादा है। अमूमन जो है ना ये ज़्यादा 1 ईयर, विद इन 1 ईयर जो एज के 1 साल के एज के बच्चे होते हैं ना उनमें ज़्यादा होता है, 1 से 2 साल। लेकिन जो 3 से 4 महीने के बच्चे हैं उनमें मोस्ट कॉमन है। ठीक है। तो ये RSV जो है ना अमूमन ये 6 से
5 से 7 दिन में ये ठीक हो जाता है। तो ये मेडिकेशन लेनी चाहिए जी, मेडिकेशन अगर देखें जो होम रेमेडीज मैंने बताई है वो करें, अगर उससे नहीं ठीक हो रहा, और ये जो है ना ब्रोंकोलाइटिस जो है ना, ये असल में ब्रोंकियोल है ऊपर, ये उनकी इन्फ्लेमेशन कर देता है ये आरएसवी, और उसकी वजह से थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, सांस में तंगी होती है, सांस में जो है ना तंगी होती है, और वो बच्चे के जो है ना वो सांस में आवाज़ आती है, जैसे मैंने विस्लिंग साउंड्स बताई थी, वीज जिसे कहते हैं डॉक्टरी ज़बान में, तो वो वीज आनी शुरू हो जाती है। तो वो अगर हम सैचुरेशन चेक करें तो वो अमूमन ठीक होती है, लेकिन ये है कि अगर बच्चे की सांस जो है ना ज़्यादा ख़राब हो रही है तो हम उससे कोई इन्हेलेशन वगैरह दे सकते हैं, ऑक्सीजन अगर ज़रूरत पड़े हमें तो ऑक्सीजन दे सकते हैं। अगर बच्चा जो है ना वो ड्रिंक कम कर रहा है तो हम उसे आईवी फ्लूइड उसको रिहाइड्रेट कर सकते हैं। अमूमन वैसे भी 5 से 7 दिन में ये अमूमन ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से आपसे कि अमूमन जो है ना वो इनकी वैक्सीन भी अवेलेबल होती है, तो क्या वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं है या क्या वजह है कि बच्चों को फिर भी नमूनिया हो जाता है? नहीं, जो जब वैक्सीन नहीं थी उस वक्त तो नमूनिया के साथ नमूनिया बहुत ज़्यादा था। ठीक है। अब ये है कि वैक्सीन है और जो नमूनिया के चांसेस हैं या नमूनिया की रेशो बहुत कम हो गई हुई है। ठीक है। जब वैक्सीन नहीं थी उस वक्त तो बहुत ज़्यादा था। वैक्सीन इसकी है, निमोकोकल वैक्सीन है, वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है। हाँ जी, अवेलेबल है, जो कि 2, 4 और 6 मंथ पे लगती है, फिर 18 मंथ पे लगती है, फिर 5 साल पे लगती है। ऑल राइट। तो उसके बाद ये है कि अगर किसी बच्चे को ये वैक्सीन लगी हुई है तो फिर अगर उसको कुछ नमूनिया होगा भी तो वो दूसरी स्ट्रेन से हो सकता है, सभी स्ट्रेन के खिलाफ अभी नहीं है, तो दूसरी स्ट्रेन के खिलाफ हो सकता है, किससे हो सकता है नमूनिया, लेकिन यह है कि उसकी सिवियरिटी कम होगी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में तशरीफ़ लाए, और सवालात का सिलसिला हम यहीं ख़त्म करते हैं। बस आप थोड़ा सा आपकी फ़ीडबैक चाहिए कि सुंदस फाउंडेशन आपने विज़िट किया, आप पहले यहाँ पे सर्विसेज भी दे चुके हैं, तो कैसा लगा यहाँ आपको आके? जी, सुंदस फाउंडेशन मेरे लिए नया नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब सुंदस फाउंडेशन शुरू हुआ था 2005 में जी, आई वॉज द फर्स्ट डॉक्टर इन सुंदस फाउंडेशन अपॉइंटेड एज ए डॉक्टर। तो मैंने बड़ा मज़ा आया उस वक्त भी काम करने का। अभी और देख के आपको अच्छा लगता होगा कि जो पौधा आपने लगाया था? हाँ जी, अभी तो माशाल्लाह बहुत जो है ना तरक्की की है, और बड़ी फैसिलिटीज़ जो है ना मैंने अभी आज तो देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि लेबॉर्ट्री में जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और वैसे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की और सारे बाकी भी जो खिदमत जो है ना ये कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस तरह की मशीनरी मेरा ख्याल है सियालकोट के लेवल पर और किसी के पास भी अभी नहीं है। आपने भी नो डाउट, आपको भी इसका क्रेडिट जाता है, आप उसको इनिशिएट करने में इस सिलसिले को। तो बस मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये है, हम जिस फोरम से बात कर रहे हैं ये एक अवेयरनेस के लिए प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत जो है ना बहुत मुझे खुशी हुई है कि ये आपने जो शुरू किया है, ये प्रोग्राम शुरू किया है, तो इससे ये है कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स आके वालिदैन को ये जो अवेयरनेस दे रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर जो बातें मैंने बताई हैं उनमें से थोड़ी सी भी कोई उस पर अमल कर ले तो वो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद हल हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा भी हमें टाइम देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। नाजरीन, नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए क्लिनिकल टॉक। अल्लाह हाफिज़।